अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका टॉपिक 10 का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें आपका गर्भ धारण और गर्भावस्था टॉपिक है, जिसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू हम लगातार कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ये आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक है जो आपका बचा हुआ है एमसीक्यू चैप्टर वाइज का। तकरीबन मैंने आपको 1200 से 1500 एमसीक्यू करा दिए हैं। अगर आप निश्चित रूप से लगातार उन एमसीक्यू को रिपीट करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जो लोग लगातार एमसीक्यू मेरे कर रहे हैं उनका स्कोर बहुत ही अच्छा आ रहा है। इसलिए अपनी तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, ताकि आप जब अपने परीक्षा हॉल में बैठे हो तो आपको बस यही याद आ रहा हो, उस क्लास में ये प्रश्न किया था, इस क्लास में ये प्रश्न किया था, और सारे प्रश्न मेरे ही क्लासेस से आएंगे, ये यकीन मानकर चलिए। ये बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एक भी प्रश्न मेरी क्लासेस से बाहर नहीं जाएगा, मेरे नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। आप अपनी मेहनत बनाकर रखिए, लगातार अपने आप से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए। अपना जो आपका मोटिवेशन है, जो आपका एक्टिवनेस है आपके जीवन की, उसे बिल्कुल उठाकर रखिए, अपने आप को जागृत रखिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो पार्ट 2 आज हम करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इस बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। इनसे आप पेपर से पहले बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेव का भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपको अपने सपनों को सच करने का जज्बा है आप में, तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च करें, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, 3 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा एमसीक्यू से आपका रिवीजन कराया जाएगा और फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। तो हर चीज आपको प्लानिंग के साथ कराई जाएगी, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जिन्होंने 2-2 हजार रुपए में ऑनलाइन बैच लिए हैं वो सभी रो रहे हैं, उनकी क्लासेस लगातार नहीं चल रही हैं, उनका एक बार भी सिलेबस पूरा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको गरिमा बैच में 3 बार सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको पूरा क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स थ्योरी के माध्यम से, फिर आपको पूरा एमसीक्यू के माध्यम से, और फिर आपको वन लाइनर के माध्यम से। जब 3 बार आप पूरा सिलेबस देख चुके होंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी और आपका सिलेक्शन हर हाल में पक्का होगा। तो अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो मात्र 505 रुपए में जुड़े इस बैच से और अपनी जिंदगी का सफर तय करें, बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। तो जरूर जुड़िए मुख्य सेव का गरिमा बैच से, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279, इस पर मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इससे पहले कि आपका मॉक टेस्ट शुरू हो, आज का प्रश्न आप सुन लीजिए। इसका उत्तर आपको तुरंत अभी कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपका प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? बताइए, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? ऑप्शन ए है आपका क्रो एंड क्रो ने, बी है स्टेनली हॉल ने, सी है फ्रायड ने, और डी है डॉक्टर अर्नेस्ट ने। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? ऑप्शन ए है आपका क्रो एंड क्रो ने, बी है स्टेनली हॉल ने, सी है फ्रायड ने, और डी है डॉक्टर अर्नेस्ट ने। तो जो सही उत्तर हो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्लास के अंत में मैं आपको इसका सही उत्तर बताऊंगा। क्लियर है आपको? तो अभी लिख दीजिए इसका सही उत्तर, क्लास के अंत में इसका सही उत्तर आपको बताऊंगा।
तो आज का 21 क्वेश्चन है कि आईसीएमआर की पोषण विशेषज्ञों द्वारा गर्भावस्था में महिलाएं को कितनी अतिरिक्त थायमीन की आवश्यकता प्रस्तावित किया है। बताइए, आईसीएमआर के पोषण वैज्ञानिकों ने विशेषज्ञों ने गर्भावस्था में जो महिलाएं हैं उनके लिए अतिरिक्त थायमीन की कितनी आवश्यकता को प्रस्तावित किया है। ऑप्शन ए है आपका 0.1 mgm, बी है 0.2 mgm, सी है आपका 0.3 mgm और डी है आपका 0.4 mgm। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आईसीएमआर के पोषण विशेषज्ञों द्वारा गर्भावस्था में महिलाओं को कितनी अतिरिक्त थायमीन की आवश्यकता को प्रस्तावित किया है। तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर है आपको, सी ऑप्शन है। तो आईसीएमआर के पोषण विशेषज्ञों द्वारा गर्भावस्था में महिलाओं का अतिरिक्त 0.3 mgm थायमीन की आवश्यकता को प्रस्तावित किया है। थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से मस्तिष्क और हृदय में समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। मैं एक बार आपका रिवीजन करवा चुका हूं और मैं अगले सप्ताह में एक बार और करवाऊंगा, ताकि जो आपका विटामिन चैप्टर है और जो रोग वाला चैप्टर है वहां से आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं, आपके लिए नोट्स बना रहा हूं रोग वाले चैप्टर के भी, ताकि आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्लियर है आपको? तो बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है और अपना एक एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर करके रखना है। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है। बताइए, गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है। ऑप्शन ए है आपका गर्भनाल द्वारा, बी है आंत द्वारा, सी है अमाशय द्वारा और डी है ग्रसनी द्वारा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है। ऑप्शन ए है आपका गर्भनाल द्वारा, बी है आंत द्वारा, सी है अमाशय द्वारा, डी है ग्रसनी द्वारा। यह प्रश्न आपको मैं एक बार करा चुका हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग इसका सही उत्तर दे रहे होंगे। तो 22 का बिल्कुल सही आंसर क्या है, ए गर्भनाल द्वारा। क्लियर है आपको, ए गर्भनाल द्वारा भ्रूण को पोषण मिलता है गर्भावस्था के दौरान। क्लियर है आपको। तो गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण गर्भनाल के द्वारा माता के रक्त से मिलता है। गर्भनाल ही भ्रूण को माता से जोड़ने का काम करता है। माता जो भी खाती है गर्भनाल के माध्यम से उसका पोषण बच्चे को मिलता है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, प्रसव पीड़ा की कितनी अवस्थाएं होती हैं। बताइए, 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। प्रसव पीड़ा की कितनी अवस्थाएं होती हैं। 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर है आपको, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रसव पीड़ा की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रसव की प्रथम अवस्था को विस्कारण अवस्था कहते हैं, द्वितीय अवस्था को निष्कासन अवस्था तथा तृतीय अवस्था को संपूर्ण निष्कासन अवस्था कहते हैं। तृतीय अवस्था में अपरा तथा अन्य झिल्लियों का निष्कासन होता है। क्लियर है आपको, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जन्म के समय एक स्वस्थ शिशु का औसत भार कितना होता है। बताइए, जन्म के समय एक स्वस्थ शिशु का औसत भार कितना होता है। ऑप्शन ए है आपका 1 से 2 kg, बी है 2 से 3 kg, सी है 2.5 से 3 kg यानी कि 2.5 से 3 kg और चौथा ऑप्शन है आपका यानी कि डी 3 से 4 kg। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जन्म के समय एक स्वस्थ शिशु का औसत भार कितना होता है। तो 24 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 2.5 से 3 kg तक होता है। क्लियर आपको, 2.5 से 3 kg तक। एक एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे और दोहराएंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। क्लियर है आपको, बस मेरे साथ बने रहिए आपने एग्जाम तक और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन 101% होगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो मेरी क्लासेस से कम 200 से 300 बच्चे सिलेक्टेड होंगे, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं। जन्म के समय एक स्वस्थ शिशु का औसत भार लगभग 2.5 से 3 kg या 6 से 7 पाउंड होता है। क्लियर आपको, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जन्म के बाद शिशु के शरीर से कितने दिनों तक तरल पदार्थों का निष्कासन होता है। बताइए, जन्म के बाद शिशु के शरीर से कितने दिनों तक तरल पदार्थों का निष्कासन होता है। ऑप्शन ए है आपका प्रथम 1-2 दिन, बी है प्रथम 2-3 दिन, सी है प्रथम 3-4 दिन और डी है आपका प्रथम 7 से 10 दिन।
तो बताइए जन्म के बाद शिशु के शरीर से कितने दिनों तक तरल पदार्थों का निष्कासन होता है? तो 25 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, प्रथम 3-4 दिनों तक। क्लियर है आपको? प्रथम 3-4 दिनों तक तरल पदार्थों का निष्कासन होता है। तो प्रथम 3-4 दिनों में शिशु के शरीर के तरल पदार्थों का निष्कासन होता है, जिससे इसका वजन घट जाता है। 4-5 दिनों बाद वजन बढ़ना आरंभ हो जाता है तथा 10वें दिन तक जन्म के वजन के बराबर हो जाता है। इसके पश्चात प्रति सप्ताह 250 से 400 ग्राम तक शिशु का वजन बढ़ता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सामान्यतः शिशु जन्म के कितने प्रकार होते हैं? बताइए, सामान्यतः शिशु जन्म के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए है आपका 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सामान्यतः शिशु जन्म के कितने प्रकार होते हैं? तो 26 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 5 प्रकार का होता है। क्लियर आपको? 5 प्रकार के प्रसव प्रकार होते हैं। यहां देखिए जन्म के कितने प्रकार पूछ लिया है, कहीं कभी आपसे पूछ लिया प्रसव कितने प्रकार के होते हैं, तो बात एक ही होगी। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा और एक एक प्रश्न अपने आप से पूछते रहिए अपने, ताकि आपका दिमाग ही अपने आप आपका रिवीजन करवाता रहे। सामान्यतः शिशु जन्म के 5 प्रकार होते हैं: प्राकृतिक अथवा सामान्य प्रसव, औजारों के मदद से प्रसव, उल्टा जन्म, आड़ा जन्म और सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन डिलीवरी। क्लियर आपको? तो ये 5 प्रकार के प्रसव होते हैं, जिसे शिशु जन्म के प्रकार भी कह सकते हैं। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में। क्लियर है आपको? तो कई प्रमुख स्वास्थ्य संगठनों में सुझाव दिया है कि जन्म के बाद कितनी जल्दी हो सके एक नवजात शिशु को रखा जाए। तो बताइए, कई प्रमुख स्वास्थ्य संगठनों ने एक सुझाव दिया है कि जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके एक नवजात शिशु को रखा जाए, तो वो जगह कौन सी है जहां पर रखा जाए? ऑप्शन ए है आपका मां की छाती पर, बी है लैब में, सी है मां से दूर, डी है अन्यत्र स्थान पर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 27 का। तो 27 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, मां की छाती पर रखा जाए। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों ने सुझाव दिया है कि जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके नवजात शिशु को मां की छाती पर रखा जाए। यह मां और बच्चे दोनों को त्वचा से त्वचा के संपर्क का अनुभव करने की अनुमति देता है। क्लियर आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, चीरफाड़ से प्रसव यानी कि सजेरियन सेक्शन से संबंधित कथन सही है? शिशु का आकार बड़ा होना, शिशु का सामान्य प्रसव के दौरान जिंदगी का खतरा होना, मां का योनि मार्ग सकरा होना, शिशु का उल्टा या आड़ा होना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? चीरफाड़ से प्रसव से संबंधित कथन क्या है? ऑप्शन ए है आपका 1 से 2, बी है 2, 3, 4, सी है 1, 3, 4, डी है 1, 2, 3, 4। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? चीरफाड़ से प्रसव यानी कि सिजेरियन सेक्शन से संबंधित कथन है। तो 28 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। ये सभी पॉइंट बिल्कुल सही है, ये पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी। इन सभी स्थितियों में सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी करवानी चाहिए। क्लियर आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी परिस्थितियों में मां के उदर की दीवार में चीरा लगाकर शिशु को बाहर निकालते हैं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, उल्टा प्रसव यानी कि ब्रीच डिलीवरी से तात्पर्य क्या है? एक नंबर दिया गया है, सिर गर्भाशय में ऊपर की ओर है, 2 सिर गर्भाशय में नीचे की ओर है, 3 पैर गर्भाशय में ऊपर की ओर है, डी जो चौथा है पैर गर्भाशय में नीचे की ओर है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए 1, 2, बी 2, 3, सी 3, 4, डी 1, 4। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? उल्टा प्रसव से तात्पर्य क्या है? तो 29 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी, सिर गर्भाशय में ऊपर की ओर है और पैर गर्भाशय में नीचे की ओर है। क्लियर आपको? बात दोनों एक ही है, जब सिर ऊपर होगा तो पैर ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा, लेकिन आपसे ये थोड़ा घुमा के प्रश्न पूछ लिया ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। क्लियर आपको? तो इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उल्टा प्रसव या ब्रीच बर्थ का आशय होता है शिशु पैर या नितंब पहले मां की योनि से बाहर आने की स्थिति में होते हैं, जबकि शिशु का सिर बाद में। क्लियर आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका,
किस प्रकार के प्रसव में समय व जटिलताएं कम होती हैं? बताइए, किस प्रकार के प्रसव में समय व जटिलताएं कम होती हैं? ऑप्शन ए है आपका प्राकृतिक बर्थ, बी है चीड़-फाड़ बर्थ, सी है आड़ा बर्थ और डी है उल्टा बर्थ। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किस प्रकार के प्रसव में समय व जटिलताएं कम होती हैं? तो 30 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 30 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो प्राकृतिक बर्थ होती है, जो नेचुरल डिलीवरी होती है, उसमें समय भी कम लगता है और जटिलताएं भी कम होती हैं। तो प्राकृतिक अथवा सामान्य प्रसव में समय व जटिलताएं कम होती हैं क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रसव होता है। इसमें गर्भवती स्त्री 9 माह अपने गर्भाशय में रखने के बाद बिना किसी विशेष परेशानी के बच्चे को जन्म देती है। लगभग 80 से 85% महिलाओं में सामान्य प्रसव होने की संभावना होती है। क्लियर है आपको? तो लगातार पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। अगला प्रश्न है आपका, अस्पताल में प्रसव कराने के संबंध में सही कथन है। तो आपको वो कथन पहचानने हैं जो अस्पताल में प्रसव कराने के बारे में बिल्कुल सही है। 1 नंबर पर दिया गया है, मां व शिशु की देखभाल उचित व वैज्ञानिक रीति से हो जाती है। तो क्या यह कथन सही है? कोई भी परेशानी आने पर तत्काल आधुनिक डॉक्टरी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो क्या यह कथन सही है? प्रसव के लिए आवश्यक उपकरण सामग्री अस्पताल में मिल जाती है। तो क्या यह कथन सही है? विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं स्टाफ की कमी होती है। क्या यह कथन सही है? तो 1, 2, 3, 4 में कौन कौन से कथन सही हैं वो आपको पहचानना है। तो देखिए, चारों कथन तो सही नहीं हो सकते क्योंकि किसी भी ऑप्शन में चारों नहीं दिए गए हैं। तो आपके लिए थोड़ा आसान हो गया है इस उत्तर को सही करना, क्योंकि अगर आप 2 इसमें से सही नाप लेंगे तो आपको तीसरा अपने आप पता चल जाएगा। क्लियर है आपको? तो पहला तो बिल्कुल सही लग रहा होगा आपको, लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताइए? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं स्टाफ की कमी होती है, ये यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं माना गया है किताब के अनुसार, लेकिन सामान्यतः ऐसा सरकारी अस्पतालों में देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर सरकारी अस्पताल नहीं लिखा है, इसलिए पहला और दूसरा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए सी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर है आपको? सी आपका बिल्कुल सही है। 1, 2, 3। तो अस्पताल में प्रसव कराने से मां तथा शिशु को उचित तथा वैज्ञानिक रीति सुविधाएं मिल जाती हैं। यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों तथा स्टाफों की संख्या 3 होती है जो प्रसूता की देखभाल करती है। सरकारी प्रसव केंद्रों में निर्धन महिलाओं के लिए प्रसव की मुक्त सेवाओं के साथ साथ निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था होती है। क्लियर है आपको? अगला है आपका प्रश्न, स्त्री में ऋतुस्राव चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ होती है। तो बताइए कब प्रारंभ होती है? वो आयु का आपका अंतराल जो वर्ग है वो आपको पहचानना है। ऑप्शन ए है आपका 15 से 16 वर्ष में, बी है 12 से 13 वर्ष में, सी है 14 से 15 वर्ष में, डी है 10 से 11 वर्ष में। तो बताइए स्त्री में ऋतुस्राव चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब प्रारंभ होती है? तो 32 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 12 से 13 वर्ष में। तो स्त्री में ऋतुस्राव चक्र का आरंभ 12 से 13 वर्ष की अवस्था में होता है, जो 40-50 वर्ष की अवस्था तक चलता है। इस स्राव काल में गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से रक्त तथा इनकी आंतरिक से श्लेष्म का स्राव होता है। यह स्राव 3-4 दिनों तक चलता है। इसे ही रजोधर्म या मासिक धर्म या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, ऋतुस्राव के प्रारंभ होने के कितने दिनों बाद अंडाणु का उत्सर्जन होता है? बताइए। ऑप्शन ए है आपका 18 दिनों बाद, बी है 20 दिनों बाद, सी है 14 दिनों बाद और डी है 11 दिनों बाद। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 31 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 14 दिनों बाद। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ऋतुस्राव के आरंभ होने के 14 दिनों बाद अंडोत्सर्ग होता है। यह अंडोत्सर्ग दोनों अंडाशयों से बारी बारी से होता है। अगला प्रश्न है आपका, लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार आरंभ होना क्या कहलाता है? बताइए। लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार आरंभ होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है आपका रजनोवृत्ति, बी है मेनार की, सी है अंडोत्सर्ग,
डी है नाभिरज्जु। तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 34 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, मेनार्की कहलाता है। क्लियर? आपको क्या कहलाता है? मेनार्की। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो लड़कियों में मासिक धर्म या ऋतुस्राव चक्र प्रथम बार 12 से 13 वर्ष की अवस्था में आरंभ होता है। क्लियर आपको? तो इसे मेनार्की या रजोदर्शन भी कहते हैं। यहां पर मेनाक लिख गया लेकिन यहां पर मेनार्की होगा, ठीक है, जिसे मेनार्की कहते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा। इसे हिंदी में रजोदर्शन भी कहते हैं। क्लियर है आपको? तो यह ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न है आपका, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है। बताइए, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है ए कार्पस ल्यूटियम, बी अंडवाहिनियों, सी गर्भाशय से, डी नाभिरज्जु से। बताइए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 35 का? तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका 35 का वो ए है, कार्पस ल्यूटियम। क्लियर आपको? एक ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कार्पस ल्यूटियम। अंडोत्सर्ग के उपरांत पुटक पीले रंग का हो जाता है, जिसे पीत पिंड या कार्पस लुटियम कहते हैं। इस पीत पिंड या कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भ्रूणीय विकास के किस अंतराल में हाथ पैर श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है आपका 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य, बी है 11वें से 15 सप्ताह के मध्य, सी है 14वें से 17वें सप्ताह के मध्य और डी है 5वें से 6वें सप्ताह के मध्य। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भ्रूणीय विकास के किस अंतराल में हाथ पैर श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र का निर्माण हो जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 36 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर आपको? 7वें से 9 सप्ताह के मध्य। तो निषेचन के लगभग 10वें सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण तथा युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को प्राणीय विकास कहते हैं। क्लियर आपको? भ्रूण में 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य तक हाथ पैर श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र व पाचन तंत्र का निर्माण हो जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं? बताइए किस माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरीके से कार्य करने लगते हैं? ए ऑप्शन है 8वें माह में, बी है 9वें माह में, सी है 7वें माह में और डी है आपका 10वें माह में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किस माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरीके से कार्य करने लगते हैं? तो 37 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 7वें माह में। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चौथे माह में सिर व शरीर पर रोएं, 5वें माह में आहार नाल, रुधिर व अस्थिमज्जा, 6वें माह में भ्रूण छोटे शिशु का रूप धारण कर लेता है तथा 7वें माह तक शिशु का सभी अंग अच्छी तरीके से कार्य करने लगते हैं। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, यही आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है और आपको वहां पर बिल्कुल सही उत्तर देना होगा। अगला प्रश्न है आपका, 40-50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म चक्र समाप्त हो जाना क्या कहलाता है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 40-50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म चक्र का समाप्त हो जाना क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज, बी है ओव्यूलेटरी फेज, सी है ल्यूटियल फेज और डी है टेम्पो। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 40-50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म चक्र का समाप्त हो जाना क्या कहलाता है? तो 38 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, रजोनिवृत्ति कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, पीरियड्स के दौरान सफाई हेतु उपयोग किया जाता है। तो ये आपको बताना है इन तीनों चीजों में कौन कौन सा उपयोग किया जाता है या कौन सा उपयोग किया जाता है। ए एक नंबर पर आपका सैनिटरी नैपकिन दिया है, बी टेम्पोन, 2 नंबर पर टेम्पोन दिया है और तीसरे में मासिक धर्म कप्स दिया है। तो बताइए इनमें से कौन सा उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन सही होगा या बी सही होगा या सी सही होगा या डी सही होगा? तो 39 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, 1 2 3। क्लियर आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यह चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, आपके परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका,
महिलाएं मासिक धर्म के दौरान किन विशिष्ट लक्षणों का अनुभव करती हैं? तो बताइएगा इनमें से कौन से ऐसे लक्षण हैं जो सही हो जाएंगे। और आपको नीचे वो कूट जो दिया है, कूट रूप में आपका 1 से 2 प्रश्न आएगा परीक्षा में। देखिए आपका ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है तो 1 से 2 प्रश्न इस तरह के आ सकते हैं, इसलिए लगभग हर मॉक टेस्ट में कोशिश की जाती है कि आपको एक प्रश्न ऐसा मिले कम से कम। क्लियर आपको? तो 1 नंबर पर दिया है रक्तस्राव के अलावा पेट में ऐंठन, 2 नंबर पर दिया है पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, 3 नंबर पर दिया है पेट में सूजन, चौथे नंबर पर दिया है पीरियड से पहले कब्ज, और 5वें नंबर पर दिया है उल्टी आना। तो बताइए इनमें से कौन कौन से लक्षण हैं जो सही है? ए ऑप्शन में दिया है 1 2 3, बी ऑप्शन में दिया है 2 4 5, सी ऑप्शन में दिया है 1 4 5, डी ऑप्शन में दिया है उपयुक्त सभी। तो बताइए 40 का कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? तो 40 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, उपयुक्त सभी। ये सभी लक्षण हो सकते हैं। क्लियर है आपको? लेकिन जरूरी नहीं कि हर महिला में ये सभी लक्षण देखने को मिले। रक्तस्राव के अलावा महिलाएं मासिक धर्म के दौरान उपयुक्त सभी लक्षणों का अनुभव करती हैं। ये लक्षण मासिक धर्म दौरान या बाद में दिखाई दे सकते हैं। प्रत्येक महिला इन लक्षणों का अनुभव करे आवश्यक नहीं है। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी और यही आपके पेपर में पूछी जाएंगी। तो अब बात करते हैं आज के प्रश्न की उत्तर की। जो आज आपसे प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? बताइए 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? ऑप्शन ए है आपका क्रो एंड क्रो ने, बी है स्टेनली हॉल ने, सी है फ्रायड ने, डी है डॉक्टर अर्नेस्ट ने। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? तो क्वेश्चन है आपका, तो इसका सही उत्तर मैं बता रहा हूं आपको, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्रो एंड क्रो ने। क्लियर आपको? तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो ने विश्व में 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। क्लियर आपको? तो ये रहा आपका टॉपिक नंबर 10 का पूरा एमसीक्यू रिवीजन, जिसमें आपने 2 पार्ट में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है। एक आपको मैराथन क्लास मिल जाएगी जिसमें ये सभी एमसीक्यू होंगे, तब आप इसका महा रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा और आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। लेकिन मैं बार बार आपसे यही करूंगा कि एमसीक्यू का बार से बार बार रिवीजन करिए और सिलेबस को भी एक एक बार पढ़ते रहिए। मैं बहुत जल्दी आपको एक टाइम टेबल बताऊंगा किस तरह से आपको पढ़ना है, तरीका बताऊंगा। उससे क्या होगा, आप अपनी तैयारी को 101% कर पाएंगे और अपने जो आपका सफलता का मूल मंत्र है वो ले पाएंगे। तो पढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ रहेंगी। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। क्लियर है आपको? तो जरूर बताइएगा कि आज का मॉक टेस्ट कैसा लगा, आज के कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए। और अगर आपका कोई अन्य प्रश्न हो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं को दूर किया जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लगातार जुड़े रहिए और निश्चित रूप से आपको 101% फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। Thank you.